शैम्बुलिंगम चैप्टर 4 होम्योस्टेसिस। इसकी ऑडियो बुक आ चुकी है। जिनके पास बुक है वो चैप्टर 4 निकाल लीजिए, और जिनके पास बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम सिर्फ सुनते रहो। अपन सिर्फ सुनने से काम भी चला सकते हैं। पेज नंबर 38 निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अगर आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है, क्योंकि मैं पूरी शैम्बुलिंगम के सारे चैप्टर 150 प्लस चैप्टर के पूरी ऑडियो बुक डालने वाला हूं। तो जिन्हें बुक नहीं पढ़ी है पूरे साल भर या पढ़ना चाहते हैं एक्सप्लेनेशन जो मैं दूंगा, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो शुरू करते हैं चैप्टर होम्योस्टेसिस। देखो, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। अब देखो, अगर क्या होता है, एक होता है ना कोल्ड ब्लडेड एनिमल और एक होते हैं वार्म ब्लडेड। हम कौन से हैं? होते हैं वार्म ब्लडेड। अगर हम कोल्ड ब्लडेड होते तो क्या होता है, जैसे जो एम्फीबियंस वो सब होते हैं, एवीज़, और जो हम लोग होते हैं ह्यूमंस, जो इस दो किंगडम आते हैं, वो हम लोग कौन से होते हैं? वार्म ब्लडेड। तो वार्म ब्लडेड का फ़ायदा क्या होता है? आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आपका पीएच कांस्टेंट रहेगा। तो उससे क्या होता है, जो आपका जो एंजाइम है, आपके बॉडी, आप बने किसके हो? प्रोटीन से। और प्रोटीन्स क्या होते हैं? मैक्सिमम एंजाइम बनाते हैं। तो उसका एक तो कर्व आता है, बेल शेप्ड कर्व आता है, घंटा वाला। तो एक स्पेसिफिक रेंज में काम कर सकता है वो, तो हम उसको मेनटेन करते हैं ताकि वो अच्छे से काम करे। तो मतलब इसीलिए हम वार्म ब्लडेड हैं, हम कांस्टेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया। तो हम इसको पहले सेल के लेवल पे बात कर रहे हैं, फिर उसको बॉडी के टर्म पे बात करेंगे। तो मैंने पहले कहा शैम्बुलिंगम में सबसे बेस्ट बात दी रहती है हेडिंग्स। तो हेडिंग्स इसमें देख लेते हैं क्या क्या दी हुई है। इंट्रोडक्शन दिया है, फिर रोल ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी इन होम्योस्टेसिस है, फिर है कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टैटिक सिस्टम, और फिर मैकेनिज्म है, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दो हैं। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट है जनरल फिजियोलॉजी का, तो आपको आगे से पूरी फिजियोलॉजी समझने में मदद मिलेगा। देखो भाई, होम्योस्टेसिस, स्टेसिस का मतलब क्या होता है? समथिंग लाइक कांस्टेंट, और होम्यो का मतलब सेम। तो सेम एनवायरनमेंट एक सेल को मिल रहा है, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, या फिर एक सेल का लीजिए। अब उसके बाहर क्या आता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेल के बाहर क्या आता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ब्लड हो सकता है, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो सकता है। वो बार बार उसमें जो O2 चाहिए उसको, वो जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बताया, O2 उसको मिलना चाहिए, CO2 वो दे तो उसको हटना चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए। अगर तब पीएच नॉर्मल होना चाहिए, तभी वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। अब इसी टर्म को एक टर्म दिया था एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है मिल्यू इंटीरियर करके, एक टर्म दिया था इसको, ठीक है, बर्नार्ड सर ने, क्लॉड बर्नार्ड ने। और जो क्या बोलते हैं वर्ड होम्योस्टेसिस दिया था, वो दिया था आपका एक हार्वर्ड के प्रोफेसर वॉल्टर बिकैनन ने, जिनको 1930 में। बस याद रखना है आपको किसने दिया था। अगर वो भी याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब इसमें यही लिखा है कि जो मैंने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या फिर इंटरस्टेलुलर फ्लूइड, जो ब्लड ब्लड हो गया, ठीक है। तो एक सर्टेन लिमिट होती है, इसमें कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अपन वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, हम लोग का जो ग्राफ होता है, जो एंजाइम का होता है, जो पीएच का होता है, वो बेल शेप घंटा वाला आता है। क्योंकि घंटा में क्या रहता है, पीक आती है ना, एक ही लेवल पर पीक होती है, और उसके आसपास ही वो अच्छा काम करती है हमारी बॉडी। उसके बाद उसकी डिग्री कम हो जाती है। अब भाई होम्योस्टेसिस अगर मेंटेन नहीं होता तो हमको डायग्नोसिस में हेल्प मिलता है, पता चलता है भाई फीवर वीवर है क्या, हमको फीवर है तो मतलब भाई हमारा हीट लॉस वाला, जो हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस वाला उसमें मैकेनिज्म, उसमें कोई दिक्कत हो गया। तो रोल ऑफ वेरियस सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम का रोल होता है। जैसे पीएच को मेंटेन करना है तो उसके लिए रेस्पिरेटरी हो गया, ब्लड हो गया, किडनी वाले सिस्टम हो गए। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है तो स्किन हो गया, पसीना आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। बहुत सारे आपके सिस्टम काम करते हैं। आपको O2 चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। अब न्यूट्रिएंट के लिए भी डाइजेस्टिव हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, ठीक है, न्यूट्रिएंट के लिए भी यही हो गया। बहुत सारे हार्मोन्स हो गए, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, सब हमको नॉर्मल रेंज पर रखना रहता है। रेस्पिरेटरी सारे सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, सबका रोल होता है, स्केलेटल मसल का, है ना। तो हर सिस्टम रोल प्ले कर रहा है ताकि हम हमारी बॉडी अच्छे से हम अपना मैक्सिमम प्रोडक्टिव कर सके अपने कामों को। कंपोजिशन ऑफ होम्योस्टैटिक सिस्टम में क्या होता है, देखिए, जैसे एक ताला होता है ना, तो ताला को क्या कहते हैं? सेंसर या डिटेक्टर। वो रिकॉग्नाइज करता है चेंज जो हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा है, कि अगर CO2 का लेवल बढ़ जाए, CO2 का लेवल घट जाए, पीएच का मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, घट जाए, O2 कम हो, हाइपोक्सी ऐसी कंडीशन हो, तो वो देखता है कि अच्छा ये कंडीशन होती, तो उसको सेंस करता है और उसको कंट्रोल सेंटर में भेजता है। फिर वहाँ पास हो जाके इंटीग्रेट होती है और फिर इफेक्टर में आके कुछ डेविएशन करती है, ताकि उस इफेक्ट को नॉर्मल में लाया जा सके, ताकि हमारे बॉडी नॉर्मल वर्क का है, ताकि एंजाइम अच्छे से काम कर सके। अब ये फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होता है ये। अब फीडबैक का मतलब क्या होता है?
आपने जो आउटपुट आया, जो भी आपके बॉडी में रिजल्ट आ रहा है, उसी आउटपुट को आप वापस इनपुट में दोगे। या तो क्या करना चाहोगे, मान लो जैसे उसको कम करना चाहोगे उसको इफेक्ट को, या और बढ़ाना पड़ता है। तो नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक दोनों क्या होता है हम जानने वाले हैं। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, इसको एग्जांपल के टर्म पे ही समझते हैं। जब हमारा थायरॉक्सिन है, नॉर्मल लेवल ऑफ थायरॉक्सिन जो रहता है, अगर उससे उसका लेवल बढ़ जाए तो उसको नॉर्मल में लाने की कोशिश करी जा रही है, मतलब बढ़ा है तो उसको घटा रहे हैं। तो उसको कैसे करेंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग के जो हार्मोन के सिक्रेशन है उसको कम कर दोगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, हार्मोन कम रिलीज़ होगा। और अगर उसका लेवल गिर चुका है तो उसको बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए स्टिमुलेट कर दो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रेशन को। ये की वाला है। और बॉडी में आपके जो जो ब्लड का वॉल्यूम है, जैसे नॉर्मल वाटर कंटेंट है, वो अगर बॉडी कंटेंट कम है, बहुत ही गर्मी है, तो क्या होता है, आपको थर्स्ट पानी पीने का मन करता है। तो नॉर्मल लाने की कंडीशन में ना डिक्रीज हो गया तो हम वाटर इंक्रीज़ कर रहे हैं नॉर्मल में ला सकें। ऑस्मो रिसेप्टर जो हाइपोथैलेमस में होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। फिर ADH सिक्रीट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ताकि किडनी से रिटेंशन बढ़ जाता है। ठीक है, अगर मान लो इंक्रीज है, बहुत ठंड है, तो क्या होगा, कोई थर्स्ट की ज़रूरत नहीं, पानी की ज़रूरत नहीं है, और अपना क्या ज़्यादा रिटेन करने की ज़रूरत है नहीं हमको ऑस्मो रिसेप्टर को एक्टिव करने के लिए, पानी को ज़्यादा रिटेन करने के लिए। इसीलिए तो हम बार बार पॉलीयूरिया मतलब यूरिन ज़्यादा हम फ्रीक्वेंसी में जाते हैं ताकि हमारा नॉर्मल रह सके। पानी ज़्यादा भी हानिकारक है, कम भी हानिकारक है, एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। ये दो बेसिक्स एग्जाम्पल हैं इसके। अब देखिए फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता, मतलब एक बार देख, जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है पार्चुरेशन के समय जब ऑनसेट ऑफ लेबर होता है, उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस बढ़ता है ताकि बेबी बाहर आ सके, तो उसमें मूवमेंट ऑफ फीटस इनटू सर्विक्स और बढ़ते जाते हैं, तो डायलेशन ऑफ सर्विक्स होता है। तो सर्विक्स के रिसेप्टर और इसको पॉजिटिव फीडबैक देते हैं ताकि और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस बढ़े, तो साइकिल बार बार चढ़ती रहती है। तो इससे सोचिए आप कितना मतलब पॉजिटिव फीडबैक, मतलब एक तो ये आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है, ये और लेवल बढ़ा रहा है उस पेन का। अब आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे जो सिस्टम होते हैं जो पॉजिटिव फीडबैक वाले होते हैं ज़्यादा हमारी बॉडी में नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि आप जब किसी भी चीज़ को इस पॉजिटिव की तरफ में जा रहे हैं आपको एनर्जी देनी रहती है, और एनर्जी हम ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व करना चाहते हैं। लेकिन इस सिस्टम का इंपॉर्टेंस ये है कि इमरजेंसी कंडीशन में सिस्टम काम आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल होता है ब्लड में जब हम फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर करते हैं और फिर उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जन करते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर टू इंडोथ्रोम्बिन। कौन से फैक्टर, 12, फिर 11, फिर 11 का उल्टा करो उसको, मतलब रोमन में लिखते हैं ना, 11 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 11 9 10 ऐसे जाते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं। लेकिन अब क्या करता है, ये जो डायरेक्ट तुम्हारा प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन में जैसे कन्वर्ट किया ना, वो थ्रोम्बिन वापस फॉर्मेशन वो डायरेक्ट फॉर्म करके स्टिमुलेट कर देता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को। टाइम बचता है ना इतना, तो ये देखो ये भी आपका बचा रहा है स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग को, इमरजेंसी कंडीशन में काम आता है। इसका ही मतलब नहीं नेगेटिव फीडबैक का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, दोनों रोल इंपॉर्टेंट है, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक इमरजेंसी कंडीशन को, जैसे ब्लीडिंग को रोकना होगा तब, जब पार्चुरेशन की कंडीशन है तब ये प्रोड्यूस होते हैं ये। तो दो एग्जांपल उसके आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो चुके हैं। ये चैप्टर हैं ख़त्म, बहुत ही छोटा सा चैप्टर था। अगर इसका कंक्लूड किया जाए, हमको भैया एंजाइम हमारे अच्छे से फंक्शन कराने हैं, हमारी बॉडी को मैक्स टू मैक्स प्रोडक्टिव बनाना है हमको, इसीलिए हम उसको होम्योस्टैसिस की कंडीशन में रखते हैं। उसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो हमें देखना रहता है। उसको देखने के लिए हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक देखते हैं और नेगेटिव फीडबैक देते हैं। पॉजिटिव में क्या बोलते हैं, आपको दो एग्जांपल याद होना चाहिए, एक तो पार्चुरेशन वाला और दूसरा हमारा ब्लड क्लॉटिंग वाला, और दूसरा नेगेटिव में आपको थायराइड स्टिमुलेटिंग वाला याद होना चाहिए और पानी वाला याद होना चाहिए। बस भाई दो इसके एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। बेसिक कोई कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सेंसरी रिसेप्टर हो गए, कंट्रोल सेंटर हो गया और इफेक्टर हो गया, और कैसे बाकी सिस्टम बॉडी को प्ले करती है वो आपको पता होना चाहिए। बस इतना पता होना चाहिए। टर्म किसने दिया, क्लॉड बर्नार्ड है ना, ये मिलियो इंटरव्यूअर, ये टर्म लिख देना भाई, मिलियो इंटरव्यूअर। देखो बस मैं भी बोल नहीं पा रहा हूँ पर ये लिख सकते हैं अपन। और होम्योस्टैसिस टर्म किसने दिया था, वॉल्टर बुकैनन ने 1930 में। बस इतना सा टर्म हमको पता होना चाहिए भाई, बस इसमें कुछ नहीं है इस चैप्टर में, इसमें ज़्यादा लिखा है। धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर कीजिए।